हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने बात किया था कि इस चैनल पर जो है हम लोग कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे और डिटेल में पढ़ेंगे। जिस कड़ी में हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को शुरू किया था, जिसमें 4 लेक्चर हो गया था और हम लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, जो कि बेल कॉलेमन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बात किया था कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे आप जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट को बाकी अदर जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे तो खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो 10 जुलाई से ही डेमो स्टार्ट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, आप 7:30 बजे सुबह आकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात किया था, जिसमें सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेल कॉलेमन साइकिल क्या होती है, उसका सीओपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने रिवर्स कार्नाट साइकिल देखा था। रिवर्स कार्नाट साइकिल रेफ्रिजरेटर, बेल कॉलेमन साइकिल रेफ्रिजरेटर पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन कैसे करते हैं, इन सारी बातों को देखा था हम लोगों ने। ठीक है, इसमें सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात किया था, इसमें एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम से समझने की कोशिश किया था हम लोगों ने। तो अब उसमें 4 प्रकार के हम लोगों ने लिखा था। पहला सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके बाद तीसरा बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और चौथा बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, तो हमने ये कहा था कि यदि पहला वाला समझ में आ गया है तो दूसरे और तीसरे में बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो हम उसी डायग्राम से शुरू करेंगे। देखते हैं, वो डायग्राम हम लोगों ने सेव किया हुआ था तो उसको निकाल लेते हैं। कहाँ पे होगा? वन मिनट। इसमें भी नहीं है। इसमें चला गया। वन मिनट। इसमें है, ये है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको खोलते हैं। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, देखिए, इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बात करी थी, जिसमें हमने इसकी बात किया था। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, ये बनाया था सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यहाँ पे इसके टाइप्स की बात किया था हम लोगों ने कि इसमें क्या क्या टाइप्स होगा। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, इसमें जो है हमने ये बात किया था कि इसमें क्या होगा, इसमें हो क्या रहा था। अगर देखेंगे तो ये है एयरक्राफ्ट। इसमें क्या है कि यहाँ पर इसका जो सेक्शन था वो डाइवर्जिंग सेक्शन था, जिसके द्वारा एयर जब यहाँ पे पास कर रही थी तो पास करने के कारण डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जा रहा था 2 पॉइंट पे आने पर, जिसको रैमिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस एयर का थोड़ा सा भाग बचा ले रहे थे और बाकी के भाग को कंप्रेशर में भेज दे रहे थे। तो कंप्रेशर कंप्रेस करके और इस ट्यूब में हाई प्रेशर का एयर भेज रहा था।
अब इस कंप्रेस होने के कारण इस ट्यूब के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई है, ठीक है। अब ये ठंडी एयर जो इससे ठंडी है इसकी अपेक्षा, इसको भेज करके इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसका प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा बट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ से जो एयर पाइप से होकर निकल रही है इसका प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। उसके बाद ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर जब टरबाइन में जाएगी तो यहाँ पर इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने के कारण इसका प्रेशर और गिर जाएगा और टेम्परेचर भी और ज़्यादा गिर जाएगा, जिसके कारण ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी। और ठंडा होने के बाद इस ठंडी एयर को केबिन में भेज देते हैं, और केबिन में जब ये ठंडी एयर जाएगी तो यहाँ पे जो भी पैसेंजर है या फिर स्किन के द्वारा जो फ्रिक्शन आ रही है एयरक्राफ्ट की बॉडी पर, उस सभी हीट को लेकर के और ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस था। बाकी यहाँ से जो बची हुई कंप्रेस्ड एयर थी इसको कंबसन चेंबर में भेजकर यहाँ पर हीट ऐड हो जाएगी और इससे टरबाइन चलाया जाएगा, जिससे कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट क्या होगा, चलेगा। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा इसका टीएस डायग्राम देखा था हम लोगों ने, ठीक। टीएस डायग्राम में देखा था कि 1 से 2 रैमिंग इफेक्ट के कारण इसका प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बाद 2 से 2 डैश एक्चुअल में रैमिंग इफेक्ट के कारण जो है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है, आइडियल में। बट रियल में ये जो होता है ऐसा होता है कि इसकी एंट्रोपी थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये 2 से 2 डैश पे आ जाएगा। उसी तरीके से कंप्रेसर में ये कंप्रेस हो रहा है तो 2 डैश से 3 पे जा रहा है, लेकिन रियल में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये 3 डैश पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये टरबाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 3 डैश से 4, ये हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इस पे एरो बनाना चाहेंगे तो एरो बना सकते हैं, ठीक है, इस पर एरो बना सकते हैं कि ये ऐसे गया है पूरा, ऐसे। ठीक 4 से 5 जो है ये टरबाइन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन होने के बाद 5 से 6 में ये केबिन से हीट लेकर के क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज की मदद से हम लोग दूसरा और तीसरा ये सारी चीजें जो है बनाएंगे, ठीक है। दूसरा जो था वो इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। दूसरा क्या था, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखेंगे आप कि इसमें सारी चीजें वैसी ही होंगी, बस थोड़ा सा यहाँ से मैं इस पार्ट को काटूंगा और काट करके निकालूंगा यहाँ से, ठीक, थोड़ा सा अगले वाले पोर्शन को समझने के लिए। देखते हैं यहाँ से ये निकल पाता है कि नहीं। ये पूरा आएगा लग रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ से इसको जो है क्रॉप करके निकालते हैं, ठीक। कितना पोर्शन, इधर से और इधर से जो है एक मिनट, आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक। ठीक है, ये था पूरा, ठीक। इसमें ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, ये इमेज फॉर्म में हो गया है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहीं से हम लोग काम चलाएंगे इसमें, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहीं से काम चलाएंगे। देखिए दूसरा वाला जो था वो इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। तो इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होगा कि इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से जो है टरबाइन से पहले जो है एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया जाएगा। और इस इवापोरेटिव टैंक में क्या होगा कि इवापोरेटिव टैंक में, उस इवापोरेटिव टैंक में एक ऐसा कूलेंट टाइप का होगा, ठीक है, एक ऐसा इवापोरेटिव मटेरियल होगा जो कि हीट लेकर के खुद क्या हो जा रहा होगा, इवापोरेट हो जा रहा होगा। तो हीट लेकर के खुद इवापोरेट हो जाएगा। तो जब कहीं से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसके टरबाइन में पहुँचने से पहले इसके पास जो हीट है, इस हीट को और निकाल लिया। तो इस हीट को और निकाल लेंगे तो इसका टेम्परेचर और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद टरबाइन में जाएंगे तो टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो और इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो फाइनली ये और ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या कर पाएगा, दे पाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप क्या बात है इसमें, कि यहाँ पर जो है एक्चुअली ये कट नहीं पा रहा है, इसलिए जो है थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये चूंकि कट नहीं पा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर जो है एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ेंगे। यहाँ पर एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, बस एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक। तो इवापोरेटिव टैंक को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, एक इवापोरेटिव टैंक को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, ठीक, तो देखिए इसमें जो है हम लोगों ने ये बात किया था, रफली हम बना देते हैं यहाँ पर कि ऐसे था, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ऐसे था, इससे अंदर यहाँ से एयर एंटर कर रही थी, ठीक। एयर के एंटर करने के बाद इस एयर का कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर जब आने के बाद इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जा रहा था, इस एयर को निकाल लेते थे, ठीक है। बाकी की एयर को यहाँ पर भेज देते थे, कहाँ पर, कंप्रेसर में। और कंप्रेसर जो है इसको क्या कर देता था, कंप्रेस कर देता था। अब इस कंप्रेसर से निकलने वाली जो एयर थी, इस एयर का कुछ पोर्शन इधर कंबसन चैम्बर में चला जाता था, यहाँ पे कंबसन चैम्बर सीसी में चला जाता था। बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा सारी चीज़ें। बाकी का यहाँ पर जो एयर थी, ये एयर जो है इस तरीके से ट्यूब में हो करके और हीट एक्सचेंजर में आती थी, ठीक, और इधर से ऐसे निकल जाती थी, ठीक। और ये पूरा का पूरा जो है एक ऐसे इसमें बंद हुआ रहता था, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और बाकी ये वाली जो एयर है, ये वाली जो एयर आ रही है, ये वाली एयर इसमें आएगी और इसके द्वारा यहाँ पर क्या हुआ करता था, इसके द्वारा यहाँ पर ठंडा हुआ करता था, ठीक। अब जब यहाँ से ये निकल चुकी है तो ये निकलने के बाद अब यहीं पर क्या जोड़ा जाएगा, एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ा जाएगा, ठीक। अब इस इवापोरेटिव टैंक से, ठीक, इस इवापोरेटिव टैंक से ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। इवापोरेटिव टैंक से निकलने के बाद अब जो है ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पर टरबाइन में, ठीक। अब यहाँ पर ये टरबाइन में जाएगा, ठीक। और टरबाइन से निकलने के बाद ये यहाँ से जाएगा, टरबाइन से निकलने के बाद ये जो है केबिन में जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने ये बात किया था कि यहाँ पर जो है इस टरबाइन से जो पावर जनरेट हो रही है, इस टरबाइन से जो पावर जनरेट हो रही है, ठीक, इस पावर का क्या करेंगे, तो इस पावर से जो है हम यहाँ पर जो है एक फ़ैन चलाएंगे, यहाँ पर एक फ़ैन चलाएंगे और इस फ़ैन के द्वारा यहाँ से जो एयर है, इस एयर को क्या करेंगे,
इस फैन से यहाँ के एयर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे बाहर निकाल देंगे ठंडा करते हुए। ठीक, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये किस में जाएगा, यहाँ से ये जाएगा यहाँ से टरबाइन में। ठीक है, यहाँ से ये जो है टरबाइन में जाएगा। ठीक, और टरबाइन से फिर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, और इसी टरबाइन से यहाँ पे क्या चलेगा, ये कंप्रेसर चलेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है क्या चलेगा, पूरा का पूरा एयर क्राफ्ट चलेगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें अंतर कहाँ पे आया, अंतर जो आया है वो अंतर आया है यहाँ पर कि बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस ये ध्यान देना है यहाँ पर। इसका नाम क्या है, ये दूसरा वाला है इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये क्या है, इवापोरेटिव टैंक है। क्या है, इवापोरेटिव टैंक है। ठीक, इवापोरेटिव टैंक। बाकी वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, इधर से ये हीट लेकर के निकल जाएगा। ये केबिन है। ठीक है, ये वही टरबाइन है। ठीक, ये क्या है, टरबाइन है। ठीक है, ये वही हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस एक्स्ट्रा इसमें क्या जुड़ गया है, तो एक्स्ट्रा जुड़ गया है कि यहाँ से निकलने के बाद, ठीक, यहाँ से निकलने के बाद कुछ एयर को हम यहाँ पर बचा लेंगे जो कि ठंडी है थोड़ा सा इसकी अपेक्षा, और इधर जाएगा ये, तो कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसका प्रेशर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस जो है गर्म एयर को इस पहले से जो बचाई गई एयर है उस बचाई हुई एयर से ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसका प्रेशर यहाँ पर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। इस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की एयर को जब इवापोरेटिव टैंक में भेजेंगे तो यहाँ पर टैंक का मटेरियल इवापोरेट होकर के ऊपर उड़ जाएगा और इस गैस से हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका टेम्परेचर और गिर जाएगा। तो यहाँ से जो है जब ये ऐसे जाएगा इसमें होते हुए, तो इसमें जो मटेरियल है इवापोरेटिव टैंक का मटेरियल, ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल खुद इवापोरेट हो जाएगा इसका हीट लेकर के, और इसके बाद यहाँ से जब ये निकल रहा होगा तो इसका प्रेशर हाई होगा बट टेम्परेचर काफ़ी लो होगा। उसके बाद जब ये टरबाइन में आएगा, ठीक, तो टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर डाउन होगा और टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो यहाँ से जब ये निकल रहा होगा तो इसका प्रेशर भी डाउन हो जाएगा और टेम्परेचर तो बहुत ही डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, और इस ठंडी एयर को क्या करेंगे, केबिन में भेजेंगे, और केबिन में भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बस इसी बात को क्या कर देना है, दिमाग में बैठाए रखना है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो इवापोरेटिव टैंक जोड़ा जाता है वो इवापोरेटिव टैंक कब जोड़ा जाता है, तो टरबाइन से पहले क्या कर देते हैं, एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो है इवापोरेटिव मटेरियल होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है इवापोरेटिव मटेरियल होगा जो कि इसके हीट को लेकर के खुद क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, खुद इवापोरेट हो जाएगा। तो उसकी अपेक्षा ये क्या होगा, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे पाएगा, उसकी अपेक्षा ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे पाएगा। बाकी इसका पीवी और टीएस डायग्राम बिल्कुल आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे उस दिन बनाया था। ठीक है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम वैसे ही बना सकते हैं। ये टीएस डायग्राम बनाते हैं, जनरली टीएस का ही ज़्यादा यूज है। ठीक, तो टीएस डायग्राम ऐसे बना लेंगे इसका। ठीक, मान लीजिए कि ये जो लाइन है, ठीक, ये लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो इसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि यहाँ से ये जब जाएगा ऐसे तो रैमिंग इफेक्ट के कारण इसका प्रेशर जो है बढ़ेगा। ठीक, रैमिंग इफेक्ट के कारण इसका प्रेशर जो है बढ़ेगा। ठीक है, बट रियल में क्या होगा, रियल में जो होगा, ये रियल में जो होगा इसकी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, रियल में इसकी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर एक ऐसे प्रेशर होगा। ठीक है,
तो यहाँ से जो है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये, इसके बाद जो है यहाँ से जो है ये ऐसे कंप्रेशन होगा। तो रियल आइडियल कंप्रेशन ऐसा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो है एंट्रोपी के बढ़ने के कारण जो है इसका जो है प्रेशर ये जो है ऐसे चला जाएगा, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो है ऐसे आएगा, कैसे आएगा, यहाँ से ये जो है ऐसे आ रहा होगा, तो यही रुक जाता, ठीक है, ठीक। तो यही रुक जाता, क्या हो रहा है, ये हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन किस में होगा, इसमें भी हीट रिजेक्शन होगा, ठीक, हीट एक्सचेंजर में, और इसमें भी हीट रिजेक्शन होगा। तो अगर यहीं पे रुक जा रहा है, पहले यहीं पे रुक जा रहा था, बट इस बार क्या होगा, इवापोरेटिव टैंक के जोड़ने से ये हीट रिजेक्शन और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हीट रिजेक्शन हम दूसरे कलर से इसको बना देते हैं, ये हीट रिजेक्शन जो है ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा जिससे टेम्परेचर और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और इसके बाद ये टरबाइन में जब जाएगा और यहाँ पर जब एक्सपेंशन होगा, ठीक, तो टरबाइन में जब यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो देखेंगे आप कि यहाँ से जो है ऐसे एक्सपेंड करेगा, ठीक, और एक्सपेंशन होने के बाद, एक्सपेंशन होने के बाद ये जो है ऐसे केबिन में जाएगा, ठीक, और केबिन में जा कर के और ये जो है कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में हीट लेने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कूलिंग है, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये जो है एक्स्ट्रा, ठीक, इफेक्ट, एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ड्यू टू इवापोरेटिव टैंक, ड्यू टू इवापोरेटिव टैंक, ठीक, इवापोरेटिव टैंक के कारण क्या है, ये एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक। तो ये हो जाएगा टी और एस डायग्राम, ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है, बस एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया गया। उसी दिन हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरीके का होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें कि यहाँ पर एक इवापोरेटिव टैंक क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है, एक इवापोरेटिव टैंक यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक। अब फ्लाइट की टाइमिंग कैसे तय की जाती है, तो फ्लाइट की टाइमिंग, एक तो इंजन के अंदर क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। तो केवल फ्यूल से नहीं डिसाइड होता है, क्या क्या होना चाहिए, फ्लाइट की टाइमिंग को कौन कौन डिसाइड करता है, फ्लाइट की टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ फ्लाइट, टाइमिंग ऑफ फ्लाइट, टाइमिंग ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट की टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है, तो फ्लाइट की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो फ्लाइट की टाइमिंग कैसे डिसाइड होगी, केवल फ्यूल से डिसाइड नहीं होगी कि फ्यूल है और इंजन उड़ रहा है, क्राफ्ट चल रहा है, तो फ्लाइट की टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि फ्लाइट जो है इतना समय तक चल सकता है, इतना दूरी तय कर सकता है। इसमें जो है फ्यूल के साथ साथ, फ्यूल तो इम्पोर्टेंट है ही है, फ्यूल के साथ साथ इवापोरेटिव मटेरियल कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। इवापोरेटिव मटेरियल, इवापोरेटिव मटेरियल, इवापोरेटिव टैंक में कितना मटेरियल है इस बात पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपके पास फ्यूल ज़्यादा है, ठीक है, तो इंजन तो काम करेगा, उड़ेगा, चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। बट यदि इवापोरेटिव टैंक का मटेरियल ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन नहीं हो पाएगा, तो हीट बढ़ने लगेगी, और हीट बढ़ने लगेगी तो अनकम्फर्ट हो जाएगा, और यदि कहीं ज़्यादा हीट बढ़ी तो सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जितना इसको ध्यान दिया जाता है उतना ही इसको भी ध्यान दिया जाता है कि ये कितना लगेगा और ये कितना लगेगा। इन दोनों के एस्टिमेट करने के बाद फ्लाइट की टाइमिंग डिसाइड करी जाती है कि इतना से इतना समय तक ये क्या कर सकता है, चल सकता है, इतना डिस्टेंस क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक, ठीक है। बाकी यदि रात का समय है तो रात के समय में क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रात के समय में जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डेवलप करने में जो है आसानी होगी, मतलब कि जो सिस्टम लगा हुआ है सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा, ठीक है। तो रात का समय जो होता है उस समय जो है
ये सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है। बाकी दिन में जो है इवापोरेटिव मटेरियल का ज़्यादा खपत होती है, ठीक है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो बेल कॉलेमन साइकिल पे कार्य करने वाला एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसका जो है सीओपी बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर इसका ना के बराबर यूज होता है। इसके पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट में ही होता है। दो टाइप देख लिया हम लोगों ने, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा है इसमें बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए तीसरे की बात करते हैं, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तीसरा है बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं। आप लोग देखिएगा, बिल्कुल मैं इस बार भी वही सारी चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस बार भी मैं वही सारी चीज़ें बनाऊंगा, बस थोड़ा सा इस बार भी मॉडिफिकेशन होगा कि कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बात किया है कि थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। बाकी वो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होगा कि बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो वैसे ही एयरक्राफ्ट होगा यहाँ पे भी, ठीक, यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट ऐसे ही होगा। और देखेंगे कि इसकी भी डिज़ाइन जो होगी वो यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, ठीक, डाइवर्जिंग टाइप का ये डिज़ाइन होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है एयर एंटर करेगी, ठीक। अभी तक जैसे बात किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर, एयर ने एंटर किया, एयर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इस थोड़े से एयर को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। बाकी के एयर को हमने क्या कर, अच्छा कई बार करने से बार बार याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंप्रेशर लगा देंगे। ये कंप्रेशर क्या करेगा, ये कंप्रेसर कंप्रेस कर देगा, ठीक है, ठीक। कंप्रेस करने के बाद ये एयर जो है थोड़ा सा इसका कलर बदल जाएगा, ठीक, थोड़ा सा हॉट हो जाएगी ये एयर। और इसके बाद यहाँ से इसको निकालेंगे, ठीक। निकालने के बाद इसका मैक्सिमम पार्ट इधर भेज दिया जाएगा, कुछ पार्ट को इधर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा कंबसन चैम्बर में, ठीक, ये कंबसन चैम्बर में आ जाएगा, ठीक। और कंबसन चैम्बर में आने के बाद, ठीक, कंबसन चैम्बर में आने के बाद ये और ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हीट ऐड हो जाएगी, और हीट ऐड होने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी यहाँ पर टारबाइन में, ठीक। और यहाँ पर टारबाइन में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपेंसन होगा, और एक्सपेंसन होने के बाद यहाँ पर पावर डेवलप होगा, और इसके बाद ये बाहर निकल जाएगी, ठीक। इसी पावर के द्वारा इस कंप्रेसर को क्या करा जाएगा, चलाया जाएगा, और फिर एयरक्राफ्ट की इंजन भी चलेगी इसी के द्वारा, और इस कंप्रेसर को भी पावर इसी के द्वारा मिलने वाला है, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो ये बात किया था हम लोगों ने। अब क्या इसमें अंतर किस चीज़ का आने वाला है, अभी तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मैं बता रहा हूँ जैसे अभी पीछे बताया था, ठीक है। ये वही डाइवर्जिंग डिजाइन है जिसके कारण रैमिंग इफेक्ट के कारण जो है प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। रैमिंग इफेक्ट के कारण जो है प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ से जो एयर आई है, इस एयर को क्या करेंगे, ट्यूब में ले जाएंगे, ठीक। इस एयर को हमने क्या किया था, इस एयर को जो है ट्यूब में ले गया था ऐसे, इस एयर को क्या करेंगे, ट्यूब में ले जाएंगे, ठीक। और इस, एक मिनट, ठीक। और इसको जो है पूरा का पूरा इसमें, ये एक हीट एक्सचेंजर है,
इस हीट एक्सचेंजर में ले गया। ठीक, अब देखिएगा, अब यहाँ पे चेंज होने वाला है मामला। मामला क्या चेंज होगा कि ये जो एयर आई हुई है, इस एयर का जो है कुछ पोर्शन हमने क्या कर दिया, इसमें दे दिया। ठीक, बाकी का पोर्शन अभी जो है यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है कि यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये आने वाला है कि यहाँ से अब जो है ये जब आगे आएगा, यहाँ से जब ये आगे आएगा, ठीक, अब यहाँ पे लगेगा फिर से एक कंप्रेशर। ठीक, और यहाँ पे एक फिर से कंप्रेसर लगेगा और इसके प्रेशर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और इसके प्रेशर को बढ़ा देगा। उसके बाद जो है फिर से ये कहाँ जाएगा, एक और हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ठीक है, एक और हीट एक्सचेंजर में जाएगा। ठीक, अब इसको जो है एक और हीट एक्सचेंजर में ले जाया गया। ठीक है, ठीक, और यहाँ से इसको क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये जो एयर आ रही थी, ये जो एयर आ रही थी, इस एयर को क्या करिए हमने इसमें भी ले आया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, और देखिएगा, बस देखते रहिए आप लोग। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखेंगे तो यहाँ से जो है ये ठंडा करने के बाद ये जो पिंक कलर की जो एयर है, ठीक है, ये जो कि इसमें आ रही है, इसको ठंडा करने के बाद क्या कर जाएगी, ठंडा करने के बाद जो है इधर से निकल जाएगी। वही इसमें भी गई है, क्योंकि यहाँ फिर से इसको कंप्रेस किया गया है, तो प्रेशर बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसके हीट को रिजेक्ट करेगी और इसके हीट को लेकर के बाहर चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये कंप्रेसर से जब ये निकली हुई है एयर, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। बट जब ये यहाँ से निकलेगा तो प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर, प्रेशर जो है वैसे ही रहेगा। ठीक, प्रेशर हाई रहेगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब इस कंप्रेसर से आगे जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाएगा और टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फिर से ये क्या होगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा और इस हीट एक्सचेंजर में ये ठंडे वाली एयर जो है इस एयर से ठंडा करेंगे, और इस एयर से ठंडा करेंगे तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसका प्रेशर वैसे ही हाई प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो है इसके बाद जो है यहाँ पर इसको टरबाइन में भेजेंगे। कहाँ भेज देंगे इसको, टरबाइन में। अब यहाँ से जो है हम इसको भेज दे रहे हैं टरबाइन में, यहाँ से इसको भेजेंगे टरबाइन में। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको भेज दिया टरबाइन में। अब ये टरबाइन में एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद, ठीक, टरबाइन में एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद जो है, एक्सपेंशन होने के बाद जो है इसको हम केबिन में भेजेंगे, क्योंकि अब जो है ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है एयर। ठीक, अब ये केबिन में जाएगी और केबिन से हीट लेने के बाद ये एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या इसमें, एक बार फिर से मैं एरो बना लेता हूँ और एरो से इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें पूरा दिखे। ठीक, चलिए, ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से आया, रैमिंग इफेक्ट के कारण थोड़ा सा बढ़ा प्रेशर, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है तो रैमिंग, इस एयर का थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया और निकाल के रख लिया इधर देने के लिए और इधर भी देने के लिए। ठीक, बाकी के पोर्शन को कंप्रेसर में भेज दिया और कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद इसका पोर्शन जो है मैक्सिमम पोर्शन इधर कंबसन चैम्बर में भेज दिया। ठीक है, और बाकी का पोर्शन जो है कहाँ भेज दिया, इस ट्यूब में भेज दिया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर जब ये इसमें आई तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रहा। ठीक है, और टेम्परेचर लो हो गया, क्योंकि ये ठंडी वाली एयर आकर के इसको क्या कर रही है, ठंडा करके, और इधर से क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। इसके बाद यहाँ से जब ये निकलेगा तो इसका प्रेशर हाई रहेगा और टेम्परेचर लो रहेगा। फिर से इसको कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस कर दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कंप्रेसर, सहायक कंप्रेसर, ऑक्सिलरी कंप्रेसर।
ऑक्सिलरी कंप्रेसर, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी कंप्रेसर। तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर के द्वारा इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस किया तो इसका प्रेशर बढ़ गया और फिर से टेम्परेचर बढ़ गया। जब जब कंप्रेस करेंगे तब तब प्रेशर तो बढ़ेगा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ गए, तो फिर से इसको इसमें ले आए और फिर से उस ठंडी वाली एयर का थोड़ा सा पोर्शन इसमें ले आ दिया, जिसके कारण इसका टेम्परेचर फिर से ये डाउन कर देगा। तो प्रेशर तो बढ़ गया, उतना ही रहा, और टेम्परेचर भी क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया। तो प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, प्रेशर बढ़ा क्यों रहे हैं। भैया प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा एक्सपेंशन हम उतना ही ज़्यादा करा पाएंगे ना, और एक्सपेंशन जितना ज़्यादा करा पाएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को हम क्या कर पाएंगे, गिरा पाएंगे। तो टेम्परेचर जब गिरेगा तो उतना ही ज़्यादा हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ले पाएंगे इससे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी यहाँ से जो वर्क मिल रहा है, इस वर्क के द्वारा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, और यही वर्क यहाँ भी दे सकते हैं फ़ैन चलाने के लिए, ठीक है। और ये वही केबिन है, ठीक, केबिन है, ठीक है। और इधर ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर की तरफ, ठीक। तो अंतर क्या आया, अंतर ये आया, ये है एक हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, हीट एक्सचेंजर फर्स्ट। और ये वाला क्या है, ये वाला है हीट एक्सचेंजर सेकंड, हीट एक्सचेंजर सेकंड, हीट एक्सचेंजर सेकंड। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो भैया अलग क्या हुआ यहाँ पर अलग क्या हुआ है, फिर क्या अलग हुआ है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो अलग क्या हुआ है, सारी चीज़ें तो वही है, अलग हुआ है एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगा है और एक और हीट एक्सचेंजर लगा है। बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है कि नहीं दोहराई जा रही है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा, ये पिछले वाले की अपेक्षा जो है ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बूट स्ट्रैप। बूट का मतलब होता है जूता और स्ट्रैप का मतलब होता है फीता। बूट स्ट्रैप मतलब जूता फीता, जूता फीता सिस्टम। और जूता फीता कहने का क्या मतलब है, ठीक। यदि जूता में एक बार स्ट्रैप लगा के बांध दें तो उतनी मजबूती से नहीं बांधेगा, बार बार 3 4 5 बार बांधा रहता है तो मजबूती से क्या कर देता है, पूरा बांध देता है। तो जब प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप, यानी कि जूता फीता, उसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट है, लास्ट में क्या है, चौथा जो है, चौथा यहीं पे बता दे रहे हैं, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। चौथा जो हम लोगों ने बात किया था, चौथे में ये बात किया था बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव, इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन, बूट स्ट्रैप इवापोरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो क्या लग रहा है, बूट स्ट्रैप तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, यहाँ पर इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया जाएगा। कहाँ पर, टरबाइन से पहले यहीं पे क्या करेंगे, एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ देंगे, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही रहेगा। तो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या करेगा, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इसलिए जो है इसको बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के इसमें क्या होगा, इसमें बूट स्ट्रैप तो होगा ही होगा, बूट स्ट्रैप सिस्टम, बूट स्ट्रैप सिस्टम, बूट स्ट्रैप सिस्टम प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इवापोरेटिव टैंक, इवापोरेटिव टैंक, ठीक। ये चीज याद रखना है, बूट स्ट्रैप और प्लस इवापोरेटिव टैंक। और इवापोरेटिव टैंक कहाँ जोड़ा जाता है, ये इवापोरेटिव टैंक जोड़ा जाता है टरबाइन से पहले, बिफोर टरबाइन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिफोर टरबाइन, ठीक। टरबाइन से पहले एक इवापोरेटिव टैंक जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जो कि बेल-कोलेमन साइकिल पे काम करता है, और जिस बेल-कोलेमन साइकिल को रिवर्स जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर बेल-कोलेमन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार का हम लोगों ने देखा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक, 4 प्रकार का एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखा। ये पूरा का पूरा, इसकी जो सीओपी होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है,
एयर यूज होता है, ठीक है। और ये फेज चेंज नहीं करता है, पूरे साइकिल में हमेशा गैसियस फेज में ही रहेगा, ठीक है। पूरे साइकिल में हमेशा गैसियस फेज में ही रहेगा। तो इसका जो सीओपी होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसका सीओपी काफ़ी कम होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर इसका जो प्रयोग है वो ना के बराबर होता है। तो पृथ्वी की सतह पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग केवल और केवल कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट में करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग केवल और केवल एयरक्राफ्ट में करते हैं, ठीक। अब जो है तो पृथ्वी की सतह पर जो है कौन सा रेफ्रिजरेटर यूज होगा, इतना कम सीओपी दे रहा है कि यहाँ पर इससे काम नहीं चल पाएगा, यहाँ इसके लिए जो है अलग कुछ करना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग हो रही है। जब फेज चेंज नहीं होता है तो सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग होती है। एक दिन हमने बताया था कि यदि पानी को गर्म करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जिस नॉर्मल यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है उससे गर्म करना शुरू करें और उसमें एक थर्मामीटर डाल दें, तो देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का वैसे वैसे थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीडिंग बढ़ेगी, लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी। हीट की सप्लाई हो रही है फिर भी रीडिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो हीट जा रही है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही है, वो हीट जो है अब उसके फेज को चेंज कर रही है, यानी कि अवस्था को परिवर्तित करने का काम कर रही है। यानी कि अब वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है। तो जब फेज चेंज होता है तो उस केस में जो हीट जा रही है उसको गुप्त उष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो यदि देखा जाए तो यदि उसका यूज किया जाए तो उस केस में जो होगा ज़्यादा हीट का आदान प्रदान किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा वर्किंग सब्सटेंस सेलेक्ट किया जाए जो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो वर्किंग के दौरान पूरी साइकिल के दौरान अपना फेज चेंज कर रहा हो, तो फेज चेंज के दौरान जो है ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वाटर है, वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को उसी प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टीम में कन्वर्ट करना हो, भाप में कन्वर्ट करना हो, तो 540 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा होता है, तो फेज चेंज करने के समय ज़्यादा एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है क्यों ना कोई ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट किया जाए जो सब्सटेंस फेज चेंज करे और उस फेज चेंज के कारण जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है उस हीट इंटरेक्शन का यूज करें तो ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। और यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि COP बराबर होता है, COP बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क सप्लाइड। कितना वर्क दिया गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क सप्लाइड। तो यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा तो COP भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। COP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है जो कि कम COP आ रहा था, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी कि एयर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, कोई बिल मांगने के लिए नहीं आएगा कि आपने इतना एयर यूज कर लिया है, ठीक है। ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, हल्की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके साथ एडवांटेज थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग होती है, ठीक है। इसलिए जो है उसकी COP बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हो पाई, ठीक। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किसमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम VCRS। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें जो यूज होने वाला वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्किंग सब्सटेंस जो है फेज चेंज करेगा, ठीक। वर्किंग सब्सटेंस जो है, वर्किंग सब्सटेंस, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस यूज होगा, वर्किंग सब्सटेंस
इसमें क्या करेगा, फेज चेंज करेगा, फेज चेंज करेगा। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, फेज चेंज करेगा। ठीक है, तो अब यदि फेज चेंज करेगा तो ये ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करेगा, क्योंकि हीट का इंटरेक्शन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो हीट इंटरेक्शन यदि ज़्यादा होगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे ये ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अब ये किस साइकिल पे काम करेगा, ये बात भी आती है। ठीक है, किस साइकिल पे काम करेगा, इस बात पे आता है बात। वेपर कंप्रेशन क्यों बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन इसलिए बोलते हैं, वाई वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब ये कंप्रेसर के इनलेट पे जाता है तो वहां पर जो है ड्राई सैचुरेटेड या फिर सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में जाता है। एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के इनलेट पर जो है, इनलेट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के इनलेट पर ये जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस कंप्रेसर के इनलेट पर जो ये वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस ये किस फॉर्म में होता है, तो ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड या फिर सुपर हीटेड वेपर के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसमें देखेंगे कि इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अरे वही रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज आपके घर में लगा है, जो एसी लगी हुई है, जो वास्तव में इसी साइकिल पे काम करने वाली है। इस चीज़ को देखना है कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आइए, तो एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के इनलेट पर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो ड्राई सैचुरेटेड या फिर सुपर हीटेड वेपर होता है। ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड वेपर ये सब पता होगा आप लोगों को, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है। ठीक है, ऐसा बनाया था कर्व, टीएस डायग्राम पे जो कर्व बना करता था। ठीक है, कि इधर जो है सब कोल्ड लिक्विड होता है, इधर क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन होता है, और इधर जो होता है सुपर हीटेड वेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है, ये लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। यानी इस पर पूरी तरीके से वेपर प्राप्त होगा और इस पर पूरी तरीके से लिक्विड प्राप्त होगा, और ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, और ये टीएस डायग्राम होता है। ठीक, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप लोग पढ़े होंगे, इस बात को जानते होंगे। तो ड्राई सैचुरेटेड और सुपर हीटेड का मतलब क्या होगा, ये बात भली भांति पता होगी। अदरवाइज आप थर्मोडायनामिक्स में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ चल रहा है डेमो में। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक, बिल्कुल बेस। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो है कौन कौन सा इक्विपमेंट होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा उस वर्किंग सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट। वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, वर्किंग सब्सटेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। आगे का चैप्टर यही होगा, पूरा का पूरा जो है एक पूरा चैप्टर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक, रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं, रेफ्रिजरेंट का नामनक्लेचर कैसे करते हैं। हर साल पूछा जाता है, एसएससी भी पूछ लेती है हर साल कि R12 का नाम क्या होता है, या फिर CHCl3, इस टाइप के बहुत सारे रेफ्रिजरेंट का नाम दे करके उनका नाम पूछती है कि R के फॉर्म में नाम क्या होगा, या फिर R के फॉर्म में दे करके उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट होगा। तो सबसे पहला इक्विपमेंट जो होगा इसमें, अगर हम ये बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है एक कंप्रेसर लगा होगा। ठीक है, एक कंप्रेसर लगा होगा जो कि कंप्रेस करेगा, एक कंप्रेसर लगा होगा।
ठीक। एक कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इसको जो है प्योरली वेपर रेफ्रिजरेंट मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये एक डिवाइस हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर जो है कंडेंसर लगा होगा। अब ये कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर जो है एक प्रकार का ये हीट एक्सचेंजर है जो कि इनपुट के रूप में वेपर लेता है और आउटपुट के रूप में क्या करता है, लिक्विड को बाहर करता है, ठीक। ठंडा करके उसको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। अरे कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, संघनन, उसी से इसका नाम बना हुआ है कंडेंसर। कंडेंस करना मतलब संघनित करना, ठीक। इसमें वेपर जाएगा और ये इसके हीट को निकाल करके इसकी अवस्था को बदल देगा और अवस्था को बदल के और इससे बाहर क्या आएगा, लिक्विड आएगा, ठीक। बहुत डिटेल में बात करेंगे सब कुछ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, ठीक है। एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, ठीक। और एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो है यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व के बाद यहाँ पर जो है एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो है यहाँ पर इवापोरेटर लगा होता है। ये चार चीज़ें लगी होती हैं, इन चारों चीज़ों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चार चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक। ऐसे गया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद यहाँ से ये कंप्रेसर से निकलेगा, और एक कंडेंसर में जाएगा, ठीक। कंडेंसर से निकलने के बाद ये आएगा इधर एक्सपेंशन वाल्व में। कंडेंसर से निकलने के बाद ये कहाँ आएगा, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक। और एक्सपेंशन वाल्व में आएगा और एक्सपेंशन वाल्व से ये कहाँ आएगा, इवापोरेटर में। ये पूरी साइकिल चलती रहती है और ये पूरा का पूरा साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। ये ऐसे निकला। अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं, बाकी थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी भी बात करेंगे, साइकिल की भी बात करेंगे कि इसकी साइकिल कैसे बनेगी और किस साइकिल पे काम करती है। रिवर्स रैनकाइन साइकिल, रैनकाइन साइकिल पढ़ा होगा पावर प्लांट में, ठीक। पावर प्लांट में रैनकाइन साइकिल पर पावर प्लांट काम करता है, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स रैनकाइन साइकिल पर काम करती है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे फेज चेंज हो रहा है और कैसे क्या घटनाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक। यहाँ पर जो है ठीक, तो ये जो है कंप्रेसर है। अब समझेंगे यहाँ पर ये क्या है, कंप्रेसर। ये क्या है, कंडेंसर। ठीक, ये क्या है, इवापोरेटर। ठीक, और ये क्या है, एक्सपेंशन वाल्व। सबका अपना अपना रोल है, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा यदि ये कंप्रेसर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कंप्रेसर जो है, ये कंप्रेसर केवल जो है गैसियस फॉर्म के साथ डील करता है। कंप्रेसर ये क्या करेगा, ओनली कंप्रेस गैसेस। कंप्रेसर जो है केवल गैस को कंप्रेस करता है। ठीक है, और यदि हम पंप की बात करें तो पंप जो है ओनली कंप्रेस
कंप्रेस या फिर प्रेशराइज्ड या फिर ओनली इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस तो किया नहीं जा सकता, प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। ओनली इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, केवल लिक्विड के साथ जो है डील करता है। तो पंप केवल लिक्विड के साथ डील करेगा और कंप्रेसर केवल गैस के साथ में डील करेगा। तो यदि कहीं पे मिक्स फेज है, यानी कि लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, तो आज तक कोई डिवाइस नहीं बनी है जो कि उस मिक्स फेज के साथ डील कर दे या फिर मिक्स फेज को कंप्रेस कर दे, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर इसको इनलेट के फॉर्म में क्या चाहिए, वेपर चाहिए, प्योर वेपर। ठीक, तो लो प्रेशर, प्रेशर जो होगा यहाँ पर लो होगा, ठीक है, और टेम्परेचर हाई होगा। ठीक, हाई टेम्परेचर का यहाँ पे क्या होगा, वेपर होगा। ठीक, यहाँ पर जो है कैसे आएगा इसके बारे में बात करते हैं, जब घूम के आएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो लो प्रेशर, ठीक, और हाई टेम्परेचर का वेपर मिला हुआ है। अब ये यहाँ पर जाएगा तो ये कंप्रेसर इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर ये कंप्रेसर के बाद जब यहाँ पे निकलेगा तो ये हाई प्रेशर, ठीक, और टेम्परेचर तो हाई ही है, और ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या मिलेगा, फिर से वेपर मिलेगा। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर मिलेगा। अब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर जो है इस कंडेंसर में इनलेट के फॉर्म में जाएगा, इनपुट के फॉर्म में जाएगा, और इसमें जो है कूलिंग कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक, इस तरीके की, ऐसे। ठीक, अब जब ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर इसमें जाएगा तो इसके हीट को, ये कांस्टेंट प्रेशर, जितने भी हीट एक्सचेंजर वाली डिवाइसेस होती हैं सब कांस्टेंट प्रेशर पे काम करती हैं। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, खून में घुसा लीजिए। ठीक है, तो खून में ये बात घुस जानी चाहिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जब ये रेफ्रिजरेंट क्या होगा, जब इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, कंडेंसर इसके टेम्परेचर, इसके हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, निकाल लेगा, और जब हीट एनर्जी को निकाल लेगा तो इसका फेज चेंज हो जाएगा। प्रेशर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रेशर वही रहेगा। अरे भैया प्रेशर कम कर दोगे तो ये लगाने का क्या मतलब है, आगल थोड़ी है कोई कि ये लगा दिया। ठीक, कंप्रेसर लगाया गया है, प्रेशर बढ़ाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि प्रेशर क्या हो, घटे। अब समझ में आ रहा होगा कि भैया जब कंप्रेस कर देने से गर्म हो जा रहा है, हमको करना है ठंडा, लेकिन पहले ही कंप्रेस करके गर्म कर दिया उसको, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी आएगा, धैर्य रखिए। ठीक, कुछ अच्छा करने के लिए उल्टा भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेपर, वेपर फॉर्म में आया है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ गया, इसमें भेजा गया, इसमें जाएंगे तो प्रेशर के साथ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, टेम्परेचर इसका गिर जाएगा क्योंकि हीट रिजेक्ट होगी। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा यहाँ पर, इस बात को भी नोट रखिएगा। साइकिल जब बनाएंगे तो वहाँ पे इस बात की जिक्र करेंगे कि कंडेंसर में क्या होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ से हीट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद जब इधर से निकलेगा तो फेज चेंज हो चुका होगा, और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर वैसे ही रहेगा, बट टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसका फेज कैसा होगा, तो इसका जो फेज होगा वो फेज जो होगा वो लिक्विड फेज होगा। कौन सा फेज होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये लिक्विड फेज होगा, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो चुका होगा। थर्मो बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्मो बहुत जरूरी है, तो थर्मो रिवाइज करके अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थर्मो पढ़िए, जिसका थर्मो का कॉन्सेप्ट सही होगा, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि बेस है थर्मो। थर्मल से रिलेटेड पांचों जो सब्जेक्ट है उनके लिए बेस है थर्मोडायनामिक्स। यदि बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आपको दिक्कत है तो हर जगह दिक्कत होगी। उसी तरीके से यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिक्कत है तो सब में दिक्कत होगी, सोम में दिक्कत होगी, टॉम में दिक्कत होगी, डिजाइन में दिक्कत होगी। ठीक है, सब में दिक्कत होगी। ठीक, तो इसलिए बेसिक सब्जेक्ट तो क्लियर ही होना चाहिए। यदि बेसिक सब्जेक्ट आपका क्लियर है तो इंजीनियरिंग बहुत आसान है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर जितने पेपर देंगे सारे पेपर में बल्ले बल्ले होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सा फेज हो जाएगा, लिक्विड फेज। ठीक, अब ये लिक्विड फेज कहाँ आएगा, एक्सपेंशन वाल्व में। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड फेज जो है ये आएगा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और प्रेशर क्या होगा, इसका ड्रॉप होगा। कांस्टेंट एंथैल्पी पे प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो जब प्रेशर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ऑलरेडी लो है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर जो है ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा।
प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और टेम्परेचर और ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्यों टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा? तो प्रेशर ड्रॉप हो गया और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया। जब ये कम प्रेशर पे आएगा तो कम प्रेशर पे, जैसे यदि वाटर है तो वाटर को यदि बॉईल कराना है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि यदि हम वाटर को बॉईल कराना चाह रहे हैं और इसमें वाटर भरा हुआ है, यही मेन पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट यहीं पे है, यहीं पे फोकस करिएगा कि इस वाटर को हम दो तरीके से उबाल सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है? एक तरीका ये है कि इस वाटर को हम नीचे से हीट एनर्जी दें तो ये उबल जाएगा। ये वाटर जो है, पूरा बढ़िया से फोकस करिएगा इस पर कि ये वाटर जो है, ये वाटर जो यहाँ पर है, ये वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, 1 atm का प्रेशर है और टेम्परेचर मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब इसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पे पहुंचा सकते हैं। कैसे? एक तो हम यहाँ पे बर्नर लगा दें और इस बर्नर के द्वारा जो है हम यहाँ से हीट एनर्जी दे दें, तो इस हीट एनर्जी के द्वारा जो है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो इसका फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये उबलना शुरू करता है। एक तरीका तो ये है जो कि सबको पता है। दूसरा तरीका क्या है कि यदि हम इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के साथ में कोई परिवर्तन ना करें और यदि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर जो इसके प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल जो है इसको दबाया है। ठीक है, जो प्रेशर है ये इस तरीके से दबा रहा है, इसलिए ये उड़ नहीं रहा। अगर ये हट जाएगा ना तो ये उड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी तरीके से यहाँ के प्रेशर को कम कर दें, ठीक है, तो प्रेशर को यदि हम कम कर देंगे, यहाँ के प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे, तो जिस टेम्परेचर पे है, प्रेशर कम करना मतलब कि ऊपर से जो दबाव है उस दबाव को कम करना, और जब दबाव को कम करेंगे तो ये जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसको छोड़ के क्या होने लगेगा? निकलने लगेगा। इतनी एनर्जी है। अरे बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग ये होती है कि 1 atm पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये शांत पड़ा हुआ है, लेकिन जब हीट एनर्जी देते जाएंगे हीट एनर्जी, तो उसी 1 atm प्रेशर पर जो है इसका पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि इनको ओवरकम करके इधर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, वेपराइज होने लगेगा। यही काम हम दूसरे तरीके से कर दें कि भैया हम इनको ना छेड़ करके हम किसको, इसको डिस्टर्ब कर दें, इसको कम कर दें यहाँ से, इसके प्रेशर को यहाँ से जब हम कम कर देंगे तो इधर से जो दबाव है वो कम हो गया। जब इधर से रोकने वाले लोग कम हो गए तो जो एनर्जी अभी थी उसी एनर्जी के द्वारा ये क्या करेगा? इधर से निकल जाएगा, बॉइलिंग होना शुरू हो गई। तो प्रेशर को घटा दिया, प्रेशर घटा दिया तो उसी टेम्परेचर पर क्या हो गया? वो उबल गया। उबलना मतलब क्या? उबलना मतलब कि फेज चेंज होने लगा। ठीक है, इधर से ये क्या होने लगेगा? छोड़ने लगेगा, निकलने लगेगा। ठीक है, अवस्था परिवर्तित करने लगेगा। सेम चीज होने वाली है यहाँ पर। प्रेशर कम हुआ तो उसी टेम्परेचर पर ये फेज चेंज कर लेगा। ठीक, इसमें जैसे ही आएगा और प्रेशर जब चेंज होगा, काफी हाई प्रेशर था, प्रेशर जब डाउन होगा और जब इसमें आकर के प्रेशर डाउन होगा तो उसी प्रेशर पर, जो प्रेशर डाउन हो गया, उस डाउन वाले प्रेशर पर क्या होगा कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ये अपना फेज चेंज कर लेगा। क्या था भैया? ये ध्यान दीजिएगा, पूरा कनेक्टेड है। लिक्विड था ना, ये क्या था? लिक्विड था। ये लिक्विड ही आ रहा था। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जो भी टेम्परेचर है इसका, इसी टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। अब नोटिस करने वाला बात है कि वेपराइज तो हुआ, फ्री में तो वेपराइज होगा नहीं। फ्री में होता है क्या कुछ? फ्री में वेपराइज नहीं होगा भैया। ये वेपराइज हुआ, ठीक, ये वेपराइज हुआ तो क्या करेगा? वेपराइज हुआ मतलब कि अपना फेज चेंज किया, और अपना फेज चेंज किया तो फेज चेंज किया तो अपनी ही एनर्जी को क्या किया? खर्च किया। ठीक, तो यहां से एनर्जी, जितनी भी हीट एनर्जी है इस इवापोरेटर के पास में, यहां पर जितनी भी हीट एनर्जी है, इस पूरी हीट एनर्जी को सोख लिया और सोख करके क्या कर दिया? उस प्रेशर पर जो है, टेम्परेचर पर, जब ऐसे ही छोटे से प्रेशर पे पहुंचा, कम प्रेशर पे पहुंचा, तो उस टेम्परेचर पर ये वेपराइज होने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसको वेपराइज यानी कि अपने फेज को चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए थी। वो क्या किया? इसके पास की एनर्जी को सोख लिया और अपनी अवस्था को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। भैया हुआ ये कि ये लिक्विड अवस्था में था हाई प्रेशर पे, जब ये लो प्रेशर पे आया तो जो टेम्परेचर था इसके पास, उस टेम्परेचर पे ये ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि उस प्रेशर पे ये वेपराइज कर सकता था, फेज चेंज कर सकता था। लेकिन कैसे फेज चेंज करेगा? तो फेज चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लिया? इनके पास की पूरी एनर्जी को खा गया ये, और खा करके अपने फेज को चेंज कर लिया। तो यहाँ से जो है फिर से ये जो लिक्विड था,
ये फेज चेंज किया और यहाँ की एनर्जी को पूरा सोख लिया और सोख करके यहाँ से जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वेपर के फॉर्म में निकल के फिर से कहाँ चला गया, कंप्रेसर में चला गया। और हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया। और यही तो चाहिए था, हो गया काम अपना। यही चाहिए था कि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाए, गिर जाए, और यहाँ का टेम्परेचर गिर जाए। यही है वो प्लेस जहाँ पर हमको ठंडक महसूस होती है। फ्रिज का ये वही एरिया है जहाँ पर हमको क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। मतलब कि कोई आया यहाँ पर और जैसे ही आया उसके ऊपर जितना प्रेशर था इतना कम प्रेशर हो गया कि वो उस प्रेशर पर क्या डांस कर सकता था, नाच सकता था उतने टेम्परेचर पर। लेकिन एनर्जी चाहिए थी क्योंकि अब उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। तो एनर्जी कहाँ से मिल गई, यहाँ पे जो चीजें रखी थी, जो हीट एनर्जी रखी थी, उस हीट एनर्जी को खा लिया इसने और उसके बाद क्या कर लिया, डांस कर गया। मतलब कि अपने फेज को चेंज कर दिया और चेंज करके यहाँ से हीट एनर्जी लेके बाहर निकल गया। यही चीजें बार बार चलती रहती है, ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है और यही कहलाता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी और कई बार बात करेंगे, इसको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग रिपीट करके एक बार देखिएगा। अदरवाइज जब साइकिल की बात करेंगे इसको बार बार जिक्र करेंगे, एक बार नहीं 75 बार इसकी बात करेंगे तो बेसिआरएस खत्म होते होते दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको थर्मो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। थर्मो में दिक्कत होगी तो थर्मो पे आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिए, मेहनत करिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी जो है डेमो चल रहा है, डेमो में थर्मोडायनामिक्स ही चल रही है, ठीक है। तो आप आकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी साइकिल के साथ में कि कैसे ये साइकिल पे काम करता है, ठीक है। इसका COP कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके।